हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप सुन रहे हैं शुभ स्टोरीज दर्दनाक दास्तां। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल शुभ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की यह कहानी मेरे साथ ही घटी उस दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित है। बात अभी से लगभग 6 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तब मैं किराए से कमरा लेकर रहता था। दरअसल मेरे घर से मेरा कॉलेज दूर था, तो रोज़ का आना जाना नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने किराए पर ही कमरा लिया हुआ था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त अनिल भी उसी रूम में रहता था। हम दोनों रूम का आधा आधा किराया देते थे। वो मेरा कोई ख़ास दोस्त तो नहीं था, उसे रूम में आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, पर साथ में रहता था तो दोस्त जैसा ही था। उसका व्यवहार भी अच्छा था और बोलने चालने में भी ठीक था। मई का महीना यानी गर्मियों का मौसम चल रहा था। उस समय मेरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो एक रात मैं अपने बेड पर बैठकर ही पढ़ाई कर रहा था, तो अनिल अपने बेड से उठकर मेरे पास आया और मेरे बेड में बैठकर मुझे एक कार्ड दिखाते हुए कहने लगा, भाई मेरे एक दूर के रिश्तेदार की शादी है, वहीं से कार्ड आया है। पर दिक्कत की बात यह है कि शादी गांव में है और मैं उस गांव इससे पहले कभी नहीं गया हूं, और जहां बारात जानी है वह गांव यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोच रहा था कि तुम और मैं सीधे वहीं चलते हैं जहां बारात जानी है। रात को मस्त शादी अटेंड करके दूसरे दिन सुबह यहाँ वापस आ जाएंगे। मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और मेरे साथ तुम भी थोड़ा घूम आओगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरे उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने तो शुरू में मना किया। फिर उसने कहा कि सिर्फ रात की ही तो बात है, शादी एंजॉय करके अपन दूसरे दिन फिर यहीं वापस आ जाएंगे। फिर मैंने उससे पूछा जाना कब है, तो उसने कहा कल रात। मैंने अपनी कॉपी का पन्ना पलटते हुए एग्ज़ाम का टाइम टेबल देखा तो 3 दिनों की छुट्टी थी, मतलब एग्ज़ाम के बीच में जो गैप मिलता है वही। तो मैंने उसके साथ जाने को हाँ कर दिया। अगले दिन मैं और अनिल शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। शाम के लगभग 8 बज चुके थे और अभी तक हम रूम से ही नहीं निकले थे। फिर अनिल ने जल्दी जल्दी करते हुए कहा, यार बहुत टाइम हो गया, जल्दी निकलना होगा, फिर टाइम से वहाँ पहुँचना भी तो है। अनिल ने जल्दी ही अपनी बाइक स्टार्ट की। मैं भी झट से बाइक में पीछे बैठ गया और हम शादी में जाने के लिए वहाँ से निकल गए। गर्मी का मौसम और फिर बाइक चलने पर ठंड का एहसास। वो रात का सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा था। आसमान में चाँद भी पूरा निकला हुआ था, तो उस चाँद की रोशनी में चारों तरफ का नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रूम से निकले हुए हमें काफ़ी समय हो चुका था। मैंने अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने अनिल से कहा, यार अभी कितना टाइम लगेगा और कितना दूर है? उसने कहा, यार मैं खुद ही पहली बार जा रहा हूँ। इतना कहते ही अनिल ने वहीं से पैदल गुजरते हुए एक आदमी के पास गाड़ी रोकी और उससे पूछा, भाई साहब ये रास्ता बिलहरी गाँव की तरफ ही जाता है ना? उस आदमी ने कहा, हाँ सीधे चले जाओ। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, अभी वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा? उस आदमी ने कहा, 1.5 से 2 घंटों में पहुँच जाओगे। मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, बाप रे 1.5 से 2 घंटे। अनिल ने उस आदमी को धन्यवाद कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने थोड़ा गुस्सा करते हुए अनिल से कहा, तूने तो कहा था कि गाँव सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तो उसने कहा, हाँ यार मुझे भी ज़्यादा अच्छे से पता थोड़ी ना था, और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लगभग 4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम बिलहरी गांव पहुंच ही गए। गांव पहुंचते ही हमने देखा तो दूर से ही काफ़ी भीड़ भाड़ और पंडाल लगा हुआ दिखाई दे रहा था। हम उस पंडाल के पास गए और जाकर देखा तो तब तक बारात लग चुकी थी, यानी बारात दुल्हन के दरवाजे पर जा चुकी थी और सारे बाराती खाना खा रहे थे। ये देखकर अनिल ने मुझसे कहा, यार सौरभ बारात तो लग चुकी है, मतलब डांस और मस्ती करने से तो हम रह गए। इतने में ही अनिल के कुछ पहचान के रिश्तेदार वहाँ आ गए और अनिल से बात करने लगे।
मैं वहीं खड़ा घड़ी की तरफ देखने लगा। देखा तो रात के 1 बजने वाले थे। मुझे भूख भी लगी थी। इतने में अनिल के वो रिश्तेदार वहाँ से चले गए और अनिल ने मुझसे कहा, यार सौरभ, तुम ड्रिंक करते हो ना? तो मैंने कहा, क्यों? सौरभ ने कहा, अरे पहले बताओ तो। मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, चलो तो फिर पहले थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं और फिर चले तो खाना खाएं। मैंने कहा, पर यहाँ इतनी रात को मिलेगी कहाँ? तो उसने हंसते हुए कहा, उसकी टेंशन तू मत ले, मुझे पहले ही पता था कि हमें रात को तो गांव में बियर मिलेगी नहीं, इसलिए मैं 2 बॉटल वहीं से अपने साथ ही लेकर आया हूँ। और फिर उसने अपनी बाइक में बैठकर चाबी लगाते हुए कहा, पर हम यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में नहीं पी सकते, तो चलो थोड़ा कहीं एकांत में चलकर बैठते हैं। अनिल ने गाड़ी घुमाई और फिर हम पंडाल से थोड़ा दूर जाने लगे ताकि कहीं सुकून से बैठकर एंजॉय कर सके। हम पंडाल के पीछे से होकर जा रहे थे। रास्ता कच्चा था और जगह जगह पर गड्ढे थे। ऊपर से रात का समय और फिर गांव भी हम दोनों के लिए नया था, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। यूं ही बाइक से जाते हुए हम एक तालाब के पास पहुँच गए। वहाँ पर बाकी जगह के मुकाबले थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी। तो अनिल ने कहा, ये जगह बढ़िया है बैठने के लिए। अनिल ने वहीं बाइक खड़ी की और बाइक की डिक्की से 2 बॉटल बियर, चिप्स के पैकेट और पानी का 1 बॉटल निकाला। हम दोनों वो सब लेकर रास्ते से थोड़ा नीचे उतरने लगे। तालाब के बगल में शायद छोटा सा मैदान जैसा बना हुआ था, तो हमने सोचा वहीं बैठकर आराम से पिया जाएगा। तो रास्ते से नीचे उतरते वक्त हमें वहीं पर एक आदमी काला कंबल ओढ़े हुए बैठा दिखा। वो अपने साथ एक बिल्ली को भी लिए हुए था जो म्याऊं म्याऊं करके चिल्ला रही थी। हम उसके बगल से ही होते हुए थोड़ा आगे की तरफ निकल गए और जाकर वहीं थोड़ी साफ़ सुथरी जगह देखकर बैठ गए। मैंने अनिल से कहा, यार अनिल, इतनी गर्मी में कौन इतनी रात कंबल ओढ़े बैठा हो सकता है? तो अनिल ने अपने हाथों में पकड़ी दोनों बियर की बोतल को ज़मीन पर रखते हुए कहा, छोड़ ना यार, अपन को क्या। अनिल ने जल्दी ही बियर खोली और पैक बनाने लगा। हम दोनों पी ही रहे थे कि इतने में खूब ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पत्थर पर नारियल या कुछ और पटक रहा हो, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम अपने में ही व्यस्त हो गए। बियर ख़त्म होने के बाद अनिल ने मुझसे कहा, यार सौरभ, तेरे पास सिगरेट पड़ी होगी। मैंने कहा, नहीं तो। क्यों, तूने सिगरेट नहीं लाई? तो उसने कहा, नहीं यार, मैं भूल गया। फिर उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, वो आते वक्त रास्ते में चाचा बैठे थे ना, चलो उन्हीं के पास, सिगरेट ना सही तो बीड़ी तो मिल ही जाएगी। और फिर हम दोनों हंसते हुए वहाँ से वापस आने लगे। आते हुए हमने देखा तो वो आदमी काला कंबल ओढ़े वहीं पर बैठा कुछ बड़ी ही अजीब तरीके से चबा चबा कर खाए जा रहा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसने दूसरी तरफ मुंह कर रखा था। मैं और अनिल थोड़ा लड़खड़ाते हुए उस आदमी के पास गए। फिर अनिल ने उस आदमी से कहा, चाचा चाचा, बीड़ी मिलेगी क्या? वो आदमी कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ मुंह किए हुए कुछ खाए जा रहा था। मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल का टॉर्च चालू कर उस आदमी की तरफ दिखाने लगा। इतने में ही अनिल ने पीछे से उसके कंधे में हाथ रख फिर से कहा, चाचा चाचा, बीड़ी मिलेगी क्या? एकदम से वो आदमी बैठे बैठे ही हमारी तरफ पलटा। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देख मैं बिल्कुल सिर से लेकर पांव तक थर्रा उठा। मेरा पूरा नशा एक ही झटके में उतर गया। अनिल भी डर के मारे पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने देखा उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। चेहरे पर बड़े ही घिनौने तरह के घाव थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, मानो जैसे आंखों में खून छाया हो। उसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसने अपने हाथों में एक मांस का लुथड़ा पकड़ा हुआ था जिसे वह बड़े ही घिनौनी तरीके से चबा चबा कर खाए जा रहा था। दरअसल कुछ देर पहले हमने जो कुछ पटकने की आवाज़ सुनी थी, जैसे कि कोई किसी चीज़ को पत्थर में पटक रहा हो, वो आवाज़ यहीं से आ रही थी। उसने अपने साथ लिए उस बिल्ली को पटक पटक कर मारा और फिर उसका मांस कच्चा ही नोच नोच कर खाए जा रहा था।
उसके हाथों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे और किसी खूंखार जानवर की भांति उंगलियों में लंबे और नुकीले नाखून। अनिल, जो कि उस आदमी का ये खूंखार और डरावना रूप देखकर गिर पड़ा था, वो घबराता हुआ अपने दोनों हाथों और पीठ के बल ही पीछे की तरफ सरकता हुआ उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा। अनिल अब जैसे ही उससे कुछ दूर खिसक कर उठने की कोशिश कर ही रहा था, इतने में ही उस आदमी ने एक झटके में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अनिल का पैर पकड़ लिया और अपने लंबे और नोकदार नाखून उसके पैरों में गड़ा दिए। अनिल दर्द के मारे खूब जोर से चीख उठा। अनिल के पैर से खून बहने लगा। ये सब नज़ारा देख मैं बिल्कुल डर के मारे छटपटाया जा रहा था। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छूटकर वहीं ज़मीन पर ही गिर गया। मैं जल्दी से अनिल का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचने लगा और उसे वहाँ से भागने को कहने लगा, पर उस आदमी ने इतनी बुरी तरह से अनिल को पकड़ा हुआ था कि मैं अकेले अनिल को उसकी पकड़ से छुड़वा ही नहीं पा रहा था। फिर एकाएक वो आदमी अनिल के पैर का मांस नोचकर अपने मुंह में डालने लगा। इतने में ही मैंने अनिल के दोनों हाथों को पकड़ अपनी तरफ खींच उसे सहारा देते हुए खड़ा किया। जैसे ही अनिल खड़ा हुआ, मैंने उसका एक हाथ अपने कंधे में रख और अपने एक हाथ से उसे पकड़कर सहारा देते हुए वहाँ से भागने लगा। हम दोनों उस जगह से बिल्कुल अपनी जान छोड़कर भाग रहे थे। अनिल से तो भागा ही नहीं जा रहा था। वो बिल्कुल दर्द में छटपटाता हुआ खूब ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैं फिर भी अनिल को पकड़े अपने साथ में ही लिए हुए भाग रहा था और पीछे से वह आदमी या वो जो भी था, एक भयानक हंसी हंसता हुआ हमारी तरफ ही देख रहा था, पर उसने हमारा पीछा करने की या हमें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। वहाँ से भागने के बाद हम वहीं उस शादी के पंडाल के नज़दीक पहुँच गए। पंडाल के बाहर ही कुछ लोग कुर्सियाँ लगाकर बैठे हुए थे। मैं और अनिल भागते भागते ही उनके पास गए तो उन्होंने हमें ऐसी हालत में जैसे ही देखा, तुरंत उठकर हमारे पास आए और कुर्सी देते हुए अनिल को बैठा दिया। अनिल, जो कि अभी भी दर्द में बिलख रहा था, मैं भी वहीं कुर्सी पर ही हांफता हुआ बैठ गया। फिर एक लड़का पानी ले आया। पानी का ग्लास उसने मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पानी पिया और कुछ देर वहीं बिल्कुल शांत बैठा रहा। पंडाल के अंदर से भी सभी लोग बाहर जहां हम बैठे थे वहीं आ गए और पूछने लगे क्या हुआ। हमारे साथ वहां जो कुछ भी हुआ और मैंने जो भी देखा वहां मौजूद सभी लोगों से बताया। तो उनमें से ही कुछ लोगों ने कहा चलो चलकर देखते हैं, और फिर मैं और करीब 15-20 लोग और उसी जगह दोबारा गए। हमने अनिल को वहीं कुर्सी पर ही बैठे रहने दिया, क्योंकि उस राक्षस ने अनिल के पैर का मांस इस तरह से नोचा था कि अनिल का उस समय थोड़ा सा भी चलना मुश्किल हो रहा था। तो हम उसे वहीं छोड़ उस जगह दोबारा गए। जाकर हमने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोगों ने टॉर्च चालू करके यहाँ वहाँ आसपास भी देखा, पर उस जगह कोई नहीं था। मेरा मोबाइल, जो कि उसी जगह छूट गया था, मैंने अपना मोबाइल उठाया और सबसे कहने लगा, देखो यहीं पर था वो। ये अनिल को बचाते हुए मेरा मोबाइल मेरे हाथों से गिर गया था, पर शायद मैंने और अनिल ने ड्रिंक किया हुआ था, इस वजह से और वहाँ पर कुछ भी ऐसा ना मिलने की वजह से सभी को ऐसा लगने लगा कि नशे में हैं दोनों और ज़बरदस्ती की कहानी बना रहे हैं। वहाँ मौजूद कोई भी मेरी बातों का यकीन ही नहीं कर रहा था, पर वहीं हमारे साथ ही एक बुजुर्ग भी थे। जब सब वहाँ से जाने लगे तो उस बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि यहाँ पर कोई तुम्हारी बातों का यकीन करे या ना करे, पर मुझे पता है कि तुम सच कह रहे हो। मन में थोड़ी सी तसल्ली रखते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो कौन था? मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था, ये जानकर कि कोई तो है जो मेरी बातों का यकीन कर रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं भी ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, पर कहते हैं कि पहले हमारे पिताजी लोगों के समय में एक आदमी कहीं से आधी रात फटे पुराने कपड़े पहने हुए बहुत ही बुरी हालत में इस गांव आया था। गांव वालों ने सोचा कि चोर है और उसे पकड़कर मारने पीटने लगे। तब गांव का सरपंच वहां आया और उससे पूछताछ करने लगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। उसने बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं शहर काम करने गया था और काम करने के बाद जब मैंने उनसे अपने काम के पैसे मांगे तो वे मुझे मारने लगे और बड़ी ही मुश्किल से मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है
उसकी बात सुनकर गांव के लोगों ने दया खाकर उसे गांव में रहने की जगह दे दी। जब वो आदमी इस गांव में रहने लगा तो शुरू में तो सब ठीक था, पर कुछ समय बाद ही गली मोहल्लों से कुत्ते बिल्ली गायब होने लगे। लोगों के घरों के पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली बकरी ये सब चोरी होने लगे। गांव वाले परेशान हो गए, पर एक दिन गांव के ही एक आदमी ने उस आदमी को कुत्ता मारकर उसका कच्चा मांस खाते हुए देख लिया था और उसने जाकर फिर ये बात गांव के सरपंच और बाकी लोगों से बताई। गुस्से में आग बबूला गांव के लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और बहुत बुरी तरह उसे पीटने लगे, क्योंकि जिन लोगों के घर के पालतू जानवर चोरी हो रहे थे उन्हें यही आदमी चोरी कर मार के खा जाता था। लोगों ने उसे मारा पीटा और जब उसकी हालत अधमरी हो गई तो उसे गांव से निकल जाने को कहकर वहीं छोड़ दिया। लोगों की मार और दर्द में कराहता उसने पता नहीं कब अपने प्राण छोड़ दिए। अगले दिन जब सुबह कुछ लोग शौच के लिए तालाब की तरफ आए तो देखा कि वो मर चुका था। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया और उसे वहीं गांव के पास के ही जंगल में फेंक दिया, ताकि जिस तरह से इसने जानवरों को मारकर उनका मांस खाया था उसी तरह अब जानवर भी इसके शरीर को नोच नोच कर खाएंगे। मगर वह मरने के बाद भी लौट आया था और फिर गांव में उसने मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना भी गांव वालों ने कभी नहीं की थी। आए दिन गांव में किसी न किसी की मौत होने लगी, और मौतें भी ऐसी नहीं बल्कि इतनी भयानक और दर्दनाक मौतें कि लाश देखने वालों तक का कलेजा कांप उठे। एक बार गांव का ही एक लड़का बकरी चराने जंगल की तरफ गया हुआ था, पर वह लड़का लौटकर फिर अपने घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन जब उस लड़के को ढूंढते हुए उसके घर वाले जंगल की तरफ गए और जाकर देखा तो सारी बकरियां मरी पड़ी थीं और उस लड़के की लाश पेड़ से लटक रही थी। उस राक्षस ने उस लड़के को दोनों पैरों के बीच से गर्दन तक फाड़ दिया था और पेड़ की एक टहनी में उस लड़के के शरीर का आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा दूसरी तरफ कर गर्दन से लटका दिया था। उसके पेट के अंदर से सारी अतड़ियाँ नीचे झूल रही थी और ज़मीन पर पड़ा उसका खून सूख चुका था। उस राक्षस ने उसकी दोनों आंखें तक नोच ली थी। फिर उस लड़के की लाश को नीचे उतारा गया। उस दिन के बाद से ऐसे ही आए दिन उस जंगल की तरफ जो भी जाता उसकी इसी तरह भयानक और दर्दनाक मौत होती। फिर गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया जिन्होंने इस गांव को पूजा पाठ कर और अपने तंत्र मंत्र से बाधित कर दिया था, ताकि वह राक्षस दोबारा इस गांव में आतंक ना मचाए। उस दिन के बाद से सब कुछ फिर पहले की तरह ही हो गया था। फिर कभी दोबारा वह राक्षस इस गांव में लौट कर नहीं आया। पर तुम लोगों के साथ जो हुआ उससे यह साफ पता चलता है कि वह दोबारा लौट आया है। पता नहीं अब वो फिर से इस गांव में कितना हड़कंप मचाएगा। और फिर उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, भगवान सबकी रक्षा करे। फिर मैं भी वहाँ से अनिल की बाइक लेकर चला आया। अगले दिन सुबह ही मैंने अनिल को उसी गांव के अस्पताल ले जाकर उसकी पट्टी और दवाई कराई। अभी भी अनिल के पैर में बहुत दर्द था तो वो बाइक नहीं चला पा रहा था। फिर मैंने बाइक चलाई और हम अपने शहर वापस आ गए। पता नहीं उस गांव में अब वो राक्षस कितनी जान लेगा। थैंक यू दोस्तों। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की यह कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।